हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है और महिलाओं की जो शारीरिक सेहत है वो बेहतर रहे तो घर स्वस्थ रहता है, घर बेहतर रहता है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से सुनते हैं, नेताओं से खास तौर पर सुनते हैं, लेकिन क्या वाकई ग्राउंड पर जाकर वो चीजें इंश्योर की जाती हैं? क्या काम किया जाता है? ये आपके लिए जानना जरूरी है कि देश में बहुत सी ऐसी आबादी है जहां पर अभी भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या फिर स्कूलों में उस तरह की व्यवस्था नहीं है और महिलाएं आज भी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान नहीं दे रही हैं, गंभीर बीमारियां हो रही हैं। लेकिन कुछ आम लोग भी हैं, नेताओं की हमने बात की, कुछ आम लोग भी हैं जो आप में से, हम में से उठकर आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। ऐसा ही इनिशिएटिव ईशा रावत जी ने लिया है। उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, मुंबई में रहकर काम कर रही हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में आपके साथ आपकी टीम जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है ईशा रावत आपका। थैंक यू सो मच। ईशा, जब कॉलेज लाइफ होती है तो पढ़ने पर ध्यान होता है या थोड़ा मस्ती पर ध्यान होता है? आपसे मैं बात कर रही थी तो आपने बताया कि करीब आप 18-20 साल की थी, तब से आप काम कर रही हैं। 20 से ज्यादा साल आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए हो गए हैं। दिमाग में कैसे आया कि बच्चों की हेल्प होनी चाहिए? ये कैसे सोचा कि कई स्कूल बंद तो जाते हैं लेकिन स्कूलों में प्रॉपर पढ़ाई हो रही है नहीं? ये इतनी कम उम्र में आपको कैसे ख्याल आया कि इस दिशा में मुझे काम करना है? एक्चुअली मुझे ख्याल पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन हाँ, मैं जो अपने घर में माहौल देखती थी, मेरे बड़े भाई बोल नहीं सकते हैं और मैं उनके जितने भी दोस्त सर्कल था वो सब डेफ और म्यूट थे। तो उनकी जो छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स होती थी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती थी, वो किसी से बात नहीं कर सकते थे। सबको लगता था कि ये बोल सुन नहीं सकते हैं तो ये किसी काम के नहीं है, इनसे बात भी क्या करें, हम कैसे बात करें। पर आपको मालूम नहीं है कि पूरे संसार में एक साइन लैंग्वेज बोली जाती है जो सब जगह सिमिलर होती है। हम भी अपने हाथों का इशारा बहुत बार यूज करते हैं। साइन लैंग्वेज का उपयोग हर जगह इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग चेन्नई चले जाए, कहीं भी चले जाए, तो समहाउ ऐसा लगता था कि हमारी ही आसपास के लोग हैं जो इनके खुद के माँ बाप भी होते हैं जो इनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं। तो इनके ये छोटे छोटे इश्यूज को ही ना मुझे बहुत होती थी कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए। अच्छा, ये कर देते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये समाज सेवा, सच्ची में बताऊं, मैं सिर्फ मुझे लगता था कि नॉर्मल प्रॉब्लम है जो सबको करनी चाहिए थी। तो हमेशा मैं आगे बढ़ के कुछ भी इशू होता था उस पर हम काम करते थे। क्योंकि आपने बहुत कम एज से ये काम शुरू किया, मैंने कहा ना, वो कॉलेज वाली मस्ती या फिर वो पढ़ाई की तरफ ध्यान या दोस्तों में जब वक्त बिताते थे तब आपने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई थी? उत्तराखंड से आप बिलोंग करती हैं, मुंबई में आप रहती हैं, आप बता रही हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं जो आपके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ये शुरुआत हुई कहाँ से थी? क्या उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी? नहीं, उत्तराखंड से नहीं हुई, ये पंजाब से शुरुआत हुई। अच्छा। हम लोग पंजाब में थे। मेरा जो बॉटअप है वो पंजाब में है, तो स्कूलिंग कॉलेज मैंने पंजाब से किया है। तो आसपास के जितने मैंने बताया, मैंने डेफ से शुरू किया कम्युनिटी से काम करना। तो जब हम बॉम्बे आए बिजनेस के लिए, तो मुझे होता था कि मुझे कुछ करना है अभी भी, क्योंकि बॉम्बे में जो डेफ लोगों के लिए बहुत अच्छे सहूलियत थी, तो उनके लिए इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर था कि कुछ करना है, मतलब एक अंदर वो आ गया था कि लोगों के लिए काम करना है। तो हम लोग स्लम एरिया में भी जाते थे, ऑर्फनेजेस में भी जाते थे, पर एक रास्ता नहीं मिल रहा था। पर आप जब चाह करते हो ना, आपको कुछ करना है। और मैं हमेशा लोगों को बोलती थी मुझे ना उन लोगों के लिए काम करना है जिनको एक्चुअल में जरूरत है। मुझे उन लोगों को काम नहीं करना जिनके पेट भरे हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है और आप जबरदस्ती उनको बोल रहे हो कि आपको जरूरत है। तो मेरा हमेशा वो रहता है, पर जहां चाहा वहां रहा। तो ऑटोमेटिकली रास्ते बनते गए, लोग मिलते गए। सामने से एक फ्रेंड ने सुजेस्ट किया कि उसने कहीं पे एक प्रॉपर्टी ली थी कि वहां ना बहुत आदिवासी एरिया है, एक बार चल के विजिट करो, तुम वहां काम करो, तुम्हारा बहुत मन है ना काम करने का, उस एरिया में काम करो अगर करना है। हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास कोई डोनर्स नहीं थे, पर मुझे था कि मुझे कुछ करना है, एटलीस्ट उनकी प्रॉब्लम तो समझे, क्या प्रॉब्लम है। हम उस स्कूल में गए, आप मानेंगे नहीं, उस स्कूल में कुछ 25 बच्चे थे। 25 बच्चों के कपड़े फटे हुए थे। अगर जो स्कूल की यूनिफॉर्म जो पहनी थी उसमें जिप नहीं थी किसी लड़कों की उसमें, और फुटवेयर नहीं थे बच्चों के पास में। तो मैंने उनको पूछा आपका बैग वैग कुछ नहीं है? तो वो एक प्लास्टिक के थैली में वो अपना नोटबुक वगैरह कुछ लेके आते थे, टेक्स्ट बुक जो स्कूल से मिलती हैं। तो बोले दीदी हमारे पास यही है बस।
तो मुझे बड़ा खराब लगा यार, जब बच्चे के पास में कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, स्कूल है अच्छा बना हुआ, टीचर्स भी हैं, तो इनमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आता होगा पढ़ने का। मतलब हमें याद है कि हमारे पास अच्छा पेन नहीं होता था, हमें मन नहीं करता था स्कूल जाने का, तो इनके पास तो नोटबुक ही नहीं है, किस पे लिखेंगे ये, पेंसिल नहीं है। तो मैंने टीचर्स वगैरह से बात की वहां पे सबसे, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मैम यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं बड़ी बातें करते हैं, ई क्लास बना देंगे हम, सोलार क्लासेस बना देते हैं हम, बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कर देते हैं हम, पर बेसिक बच्चों के पास नोटबुक ही नहीं होती है। स्कूल आते हैं वो सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए, और उनके माँ बाप सोचते ही नहीं है कि, क्योंकि ऑब्वियसली जिसके पेट में आग लगी हुई वो सिर्फ खाने के बारे में सोचेगा, वो कॉपी किताब के बारे में नहीं सोचेगा कि आपके बच्चे को पेंसिल चाहिए। और वहाँ पे स्टेशनरी की दुकानें बिल्कुल नहीं है आसपास में। तो मैंने टीचर को पूछा आपको क्या रिक्वायरमेंट है, जबकि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था, पानी लीकेज हो रहा था, बारिश का समय था, मुझे अच्छे से याद है। बच्चे बैठे थे और एक रूम का क्लास था, उसमें 1st to 4th स्टैंडर्ड के बच्चे थे लाइन से, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं कि आप कैसे पढ़ाते हो? कह रहे मैडम ऐसे ही पढ़ाते हैं हम, और पढ़ते हैं बच्चे। और आप मानोगे देश में अभी भी सबसे अच्छे बच्चे कहाँ से निकल के आते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों से। कोई भी कंपटीशन आज की डेट में निकलते हैं, आईएएस बनते हैं, सब ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। कौन से अपने डीपीएस स्कूल के बच्चे आईएएस बने हैं? तो मतलब मुझे लगा कि कितनी चाहत है उनमें कुछ करने की, बट बेसिक चीजें नहीं है। वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। ईशा जी, सिर्फ स्कूलों के लिए काम करने से क्या बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? क्योंकि आप देश के हर हिस्से में नहीं पहुंच सकती, हर स्कूल में नहीं पहुंच सकती। आप जब जाती हैं, किस तरह की चीजें आपने देखी? आपने कहा नोटबुक नहीं थी, बच्चों की यूनिफॉर्म फटी हुई थी, कई स्कूल ऐसे होते हैं जहां टॉयलेट्स तक नहीं होते। टॉयलेट्स तो किसी स्कूल में नहीं होते भी हैं तो मैंने अभी तक जितने स्कूल देखे हैं, मैंने अभी अपनी जर्नी में जितने ट्राइबल एरिया में स्कूल देखे, 500 स्कूल देखे होंगे ना, तो अगर उसमें से 10 स्कूल में ही टॉयलेट्स होंगे। अभी भी टॉयलेट्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इशू है। तो वो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा वो चीज सुधरने में, विकास होने में। और लोग मतलब बहुत मुश्किल होता है जब लोग अपनी आंखों से नहीं देखते, और स्पेशली जो शहर के लोग होते हैं ना, उनको पता भी नहीं होता कि ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में ये अभी हालत है। आदिवासी एरिया में बोलूं, ग्रामीण एरिया बोलूं, सारे एरियाज में ये प्रॉब्लम है। टॉयलेट्स बन जाते हैं, बने होते हैं, मेंटेन नहीं होते, टूटे होते हैं, पानी नहीं होता है। पानी का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको मैंने स्टोरी भी बताई थी किसी का CSR, एक हम स्कूल में पूरा एरिया हम सर्वे कर रहे थे, तो हमने सब जगह एक ही इशू देखा, यहाँ टॉयलेट नहीं है। तो हमने 10 स्कूल्स की फोटोज खींची, अच्छा यहाँ टॉयलेट नहीं है। तो मुझे लगता है हमने ये सर्वे 12 तारीख को 22 फरवरी को किया था। उसके बाद हम मार्च में जाते हैं वहां पे उसी स्कूल में नोटबुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और हम देखते हैं हर जगह टॉयलेट बने हुए हैं। अरे वाह! और हम बड़े खुश, बड़े मस्त टॉयलेट बनाए। तो टीचर्स हमें बोलते हैं मैडम टॉयलेट बना के फायदा क्या, पानी ही नहीं है। और हम उनको बोल बोल के थक गए जो टॉयलेट बनाने आए थे कि भैया पानी तो ला दो। और अभी वही हालत है, वही स्कूल्स में वो टॉयलेट की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। तो बच्चों को पूछो क्या। और स्पेशली मैं अभी काफी 1-2 स्कूल में हमने टॉयलेट्स बनाए हैं, क्योंकि इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता है और बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं। जब तक आपको लोकल सपोर्ट नहीं मिलती, लोकल पंचायत की सपोर्ट नहीं मिलती, टीचर्स की सपोर्ट नहीं मिलती, तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती हैं। अभी मैं कॉलेज है जवाहर एरिया में, पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आई थिंक 950 स्टूडेंट्स आर देयर, टॉयलेट नहीं है। और मुझे इतना दुख लगा, और लड़कियां सब कॉलेज की हैं। और मैंने लड़कियों से पूछा आपको पीरियड्स होते हैं, फिर कहाँ जाते हो? लड़कियां बोलती हम आते नहीं हैं। तो इतना दुख हुआ ये देख के कि भाई मतलब हमारे यहाँ पे मतलब हर चीज की, कोई चीज की कमी नहीं है। हम बोलते हैं हमारे टिश्यू पेपर भी होना चाहिए टॉयलेट में, और यहाँ बच्चों के पास बहुत बेसिक चीज है ये। और 500 में लड़कियां होंगी, अगर वहां पे 500 लड़कियों में से डेली 500 लड़कियां तो बंक करती होंगी ऑन एन एवरेज। अगर हम देखें किसी ना किसी को तो पीरियड, चलो आई एम जस्ट सेइंग टू मच, पर 50 लड़कियां तो बंक करती होंगी। जो महिलाएं जो माँ बन चुकी हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि जो बड़ी हो चुकी हैं, जिन्होंने सालों तक, दशकों तक ऐसी जिंदगी देखी है, उन्हें लगेगा जिंदगी इतनी ही है, इससे हम आगे बढ़ नहीं सकते, बड़े सपने हम देख नहीं सकते। लेकिन बच्चे चूंकि छोटे हैं, उनके सपने बड़े होते हैं। बच्चे सपने शेयर करते हैं आपके साथ? बिल्कुल करते हैं।
और जब अब पहले क्या होता था, वो सब भेड़ चाल में चलते थे, उनको नहीं पता होता था। जब हमने शुरू किया था काम और अब हम जब काम कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। बच्चे अभी बातें करते हैं, अभी बच्चे हमसे शेयर करते हैं, अभी बच्चे मुझे मतलब लिटरली ऐसा होता है, फोटो हमारे साथ मेरे साथ खिंचवाते हैं, सेल्फी उनको नहीं पता था। फिर अभी वो बीच में टिकटॉक आया था, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, मैंने बोला ये टिकटॉक है, तो फिर रील्स बनाने लगे। अभी हम जब भी जाते हैं कोई ना कोई नई रील बनाते हैं, दे आर सो एक्साइटेड टू सी। और वो उनको सिखाना सबसे ज्यादा आसान होता है, बड़ों को सिखाना समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने आगे बहुत सारे बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, बट बच्चे ओपन माइंडेड होते हैं और वो बहुत कुछ मतलब अभी सीखने को मिलता है बच्चों से, बैठे बातें करें तो इतनी छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं कि हमने ना अभी ये बनाना, हम ना ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो वो ना बड़ा अच्छा लगता है। हमने एक छोटी सी वर्कशॉप की थी बच्चों के साथ में, फिल्म मेकिंग की। आप मानोगे नहीं, बच्चों ने कभी जिंदगी में आई थिंक कैमरा फोन नहीं देखा था, तो कैमरा से शूट कर करके ला रहे, पता नहीं क्या क्या शूट किया उन्होंने, और इतना मजा आ रहा था, उनको पकड़ना मुश्किल हो रहा था, भैया ले आओ सब दिखा तो दो क्या शूट किया। तो ये छोटी छोटी चीजें आप उनके अंदर डालोगे और बात करोगे, तब तक वो हम देश के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी भी 80% आई थिंक ग्रामीण हमारा एरिया है, और 80% में मुझे लगता है शायद 20-25% ही बहुत विकसित हो चुके हैं ग्रामीण एरिया, बट अभी भी 65% ऐसे गांव हैं जो अभी भी विकसित नहीं हुए हैं, जहां अभी भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। और मैं किस गांव की बात कर रही हूँ, जो सिर्फ मुंबई से 130 किलोमीटर है, नेटवर्क नहीं है वहां पर। हम विकास की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी हमारी बहुत अच्छे हम बहुत विकसित हो रहे हैं, बट क्योंकि हम भी न्यूज इंडस्ट्री में हैं और ऐसी स्कूलों को कवर करना, उनका रियलिटी चेक करना अलग अलग वक्त पर करते हैं। कई स्कूल होते हैं तो स्कूल में टीचर्स नहीं होते, टीचर्स होते हैं तो स्कूल नहीं होते, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, या फिर सर पर छत नहीं है, इस तरह की तमाम स्टोरीज होती हैं। आप स्कूल अडॉप्ट करती हैं, उसकी रंगाई पुताई, बेंचेस, बच्चों के लिए नोटबुक यानी यूनिफॉर्म दे सकती हैं। जब टीचर्स नहीं होते हैं तो क्या करती हैं? अभी 8 साल से टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीचर्स नहीं है। अभी हम जिस स्कूल में काम कर रहे थे, एक छोटा सा आश्रमशाला, 80% बच्चे वहां पे अनाथ हैं, उनके माँ बाप नहीं है या माँ नहीं है, बाप नहीं, 80% उनकी वो रेशो है। और वहां पे मैथ्स और साइंस का टीचर नहीं था, कंप्यूटर टीचर नहीं था, तो हमने अभी दिसंबर से उनकी कंप्यूटर क्लासेस शुरू की हैं, और मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सारे सीनियर बच्चे हैं, 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 250 गर्ल्स हैं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। और अभी हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे हमने वार्ले को वर्कशॉप की थी, उसको इनहेंस करने की, क्योंकि उनके मेन वार्ले वहाँ का आदिवासी आर्ट है जो विलुप्त होता जा रहा है, तो हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था कि हम मॉडर्न, हम कंप्यूटर सिखा रहे हैं, पर हम उनकी जो मेन उनका जो कल्चर है वो विलुप्त ना हो, तो उसके लिए हमने वर्कशॉप की थी। तो वहाँ पे लोकल सारे जिला अध्यक्ष वाला सब लोग आए हुए थे, तो उनको मैंने यही बोला, मैं कि आपके पास टीचर नहीं है, हम बॉम्बे से आ रहे हैं, आप एक टीचर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं? तो लकीली उनको टीचर मिल गया अभी। तो बहुत फाइट नहीं किया अभी मैंने उस बारे में, क्योंकि मुझे लगा हम शांति से जो चीजें कर सकते हैं, जबकि मैंने उनको बोल दिया था स्कूल वालों को कि अगर आपको टीचर चाहिए, हम लोग बॉम्बे से कोशिश करेंगे। और बॉम्बे से छोटे शहरों में टीचर मिल, छोटे गांव में बिल्कुल कोई जाके टीचिंग करना प्रेफर नहीं करता है, और बॉम्बे से जाके कोई भी मतलब इट्स नॉट फिजिबल। तो हम लोगों ने वही सोचा था कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, पर नेटवर्क नहीं है वहां पर। महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं, महिलाओं में किस तरह की समस्या देखती हैं? महिलाओं में सबसे ज्यादा हाइजीन की प्रॉब्लम है, जो हमारे मंथली मेंस्ट्रुअल मतलब प्रॉब्लम्स होती है, मंथली प्रॉब्लम्स तो नहीं बोल सकते, उसके रिलेटिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। तो वो, और आपको भी पता है महिलाएं अपना ध्यान तो रखती नहीं है। और उसके अलावा जो जिस एरिया में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ मेल न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्योंकि जो महिलाएं हैं वो, उनकी शादी हो जाती है जल्दी, 14 साल में, 15 साल में, 16 साल में उनके बच्चे हो जाते हैं। अभी भी ऐसा है? अभी भी है। और वो इतनी वीक होती हैं तो उनके बच्चे भी वीक होते हैं।
आपको आप फोटोज शेयर करना जो मैंने आपको शेयर किए हैं उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, लेडीज में भी होती हैं, बच्चों में भी होती हैं। एक माँ अगर जागरूक होती है तो पूरा परिवार जागरूक होता है। माँ का पढ़ा लिखा होना इसीलिए जरूरी कहा जाता है। कहते हैं ना कि महिला शिक्षित है तो परिवार शिक्षित है। आप कह रही हैं ग्रामीण इलाके, वहाँ क्या महिलाएं शिक्षित होती हैं? कोई स्कूल कॉलेज जाती हैं कभी? बहुत रेयरली देखा है मैंने महिलाएं शिक्षित हो। मोस्टली हमने यही देखा है कि ना उनको नॉलेज है कि शिक्षा का क्या प्रभाव हो सकता है, उनको कहाँ शिक्षा ले जा सकती है। एक कातकरी समाज है महाराष्ट्र में। कातकरी समाज होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। बंजारा कम्युनिटी जिसको बोलते हैं वो है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उनको दिन भर मजदूरी करनी है और रात को खाना खाना है। उनका लाइफ का पर्पज ही नहीं है। फिर एक जगह से बच्चे दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं और बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं उनके साथ में। उनको सफर होता था उनके स्कूल में, क्योंकि आप 6 महीना यहाँ पे हो, 6 महीना दूसरे जगह पे हो। उस मामले में टीचर्स ने बहुत फाइट की है। और अभी ऐसा हुआ है कि जिला परिषद में आप बच्चा अगर एक जगह पे पढ़ रहा है तो अगर दूसरी जगह भी कभी भी जाके ज्वाइन कर सकता है। तो वो बहुत अच्छा कदम हुआ है। उससे बच्चों का ड्रॉप आउट नहीं होता। नहीं तो, और हाँ, 7th के बाद तो इतने ड्रॉप आउट्स हैं, इतने ड्रॉप आउट्स हैं कि 7th तक गवर्नमेंट पूरा आपको नोटबुक्स देती है, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करती है, खाना मिलता है, मिड डे मील मिलता है। 8th के बाद आपको नहीं मिलता है। आपको टेक्स्ट बुक भी खरीदनी पड़ती है, आपको यूनिफॉर्म भी खरीदनी पड़ती है। तो मैक्सिमम, और डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि आपको ट्रैवलिंग का खर्चा देना पड़ता है। एक बच्चे का अगर दिन का 50 रुपए भी लगता है, मिनिमम 20 रुपए तो लगता है ना। आप कहीं जाओगे एक साइड में जाने का, चलो 40 रुपीज आई विल से दैट, वो नहीं करते हैं खर्चा, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ऐसी स्टोरीज मैंने खुद पर्सनली देखी हैं। खासतौर से गांव देहात के जो लोग होते हैं, वहां बच्चों को स्कूल में सिर्फ इसलिए भेजा जाता है कि मिड डे मील मिलेगा, खाने को मिलेगा। जहां जिस घर में खाने के लिए नहीं है, वो पढ़ाई पर क्या खर्च करेंगे? सरकारी स्कूल हैं, जब तक फ्री में पढ़ रहे हैं पढ़ लो, वरना पढ़ाई पर कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता। सेम प्रॉब्लम महिलाओं की पर्सनल हाइजीन को लेकर होता है। लोगों को लगता है, महिलाओं को लगता है कि ये तो वेस्ट की चीज है, हाँ। इस पर क्या पैसे इन्वेस्ट करने या क्या पैसे खर्च करने। जो घर में खराब कपड़ा, गंदा कपड़ा, वो इस्तेमाल कर लेती हैं। पत्ते तक यूज करते हैं। क्या बात कर रही हैं? पत्ते तक यूज करते हैं। हमने तो 1-to-1 बात की है उनसे। कपड़ा भी कितना लाएंगे? कपड़े पहनने के लिए नहीं, उनके पास साड़ी होती है एक, क्या यूज करेंगे? क्योंकि एक शो हमने इसी पर्सनल हाइजीन पर किया है और महिलाओं की हेल्थ को लेकर किया है, तो ये रिसर्च कहती है कि जहां इस तरह से पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, वहां कई महिलाओं की तो इसी के चलते मौत हो जाती है, सेप्टिक हो जाता है, कैंसर का शिकार हो जाती हैं। आपके सामने इस तरह के केसेस आए? मैंने केसेस सुने बहुत हैं, मेरे सामने नहीं आया है। बट इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, क्योंकि हमने जब बात करते हैं हम उनसे, जब भी हमारी ऐसी मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्कशॉप्स होती हैं, नॉर्मली उनका ये इन्फेक्शन इज वेरी मच नॉर्मल। इतना ज्यादा कॉमन है ये, इतना आम है ये इस बारे में। मतलब वो लोग बोलते हैं कि हमें इन्फेक्शन है, हमें इन्फेक्शन है। और इतना उनको पूछो कि आपने क्या किया इस बारे में, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या करेंगे मैडम, इस पे ये तो नॉर्मल है ना, इसके बारे में हम क्या करेंगे? तो हम जितना कोशिश करते हैं, और हम भी मतलब हम उनको आज पैड दे देंगे। मैं तो मतलब इतना तक हम लोग तो पैड को इतना वो भी नहीं करते हैं, इंसिस्ट भी नहीं करते हैं। हम तो नॉर्मल उनको बोलते हैं कि जितना आप अपने हाइजीन का ध्यान रखेंगे, उसको क्लीन कीजिए कीजिए। उनका मेरे को सामने से आया, कपड़ा कहाँ से यूज करें, होना भी तो चाहिए। और जितना आप इंटीरियर में आते हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, रोड भी नहीं है वहां पर। तो हम लोग चल के गए एक गांव में, और थोड़ा पहाड़ी पे था, तो वहां पे हमने महिलाओं से बात की। वहां पे एक महिला थी जो एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी। कह रही मैं पढ़ लिख के क्या कर रही हूँ, मैं घास काट रही हूँ। यहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं है, काम करने की कोई जगह नहीं है, हम कहाँ काम करने, बच्चों को छोड़ के शहर लेके जाते हैं, हमारे खर्चे बढ़ते हैं, सारी चीजें हैं। तो हम क्या कर रहे हैं पढ़ लिख के भी? आप बता रही हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब आप और आपकी टीम पहुंचती है, वॉलंटियर्स पहुंचते हैं, तो बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं या सुनते हैं, लेकिन जो बेसिक जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, वो भी लोगों के पास नहीं है। लेकिन आपकी टीम लगातार काम कर रही है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है।
बहुत बधाई ITV नेटवर्क की तरफ से आपको। आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें, लोगों की मदद करती रहें, क्योंकि शो का नाम ही हम महिलाएं हैं और हम महिलाएं यानी कि आधी आबादी, और इसीलिए हमने आपको शो में इनवाइट किया ताकि उस आधी आबादी तक आपका मैसेज आए। जो काम आप कर सकती हैं, जो काम आपने 18-20 साल की उम्र में सोचा कि मुझे करना चाहिए, वो देश की बाकी महिलाएं भी कर सकती हैं। महिलाएं क्यों, मैं इनफैक्ट कहूं पुरुष भी कर सकते हैं। तो हम महिलाएं के दर्शकों को आप आखिरी में क्या संदेश देंगी? मैं यही बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको किसी को कुछ दान देना है, उससे आप किसी का लाइफ चेंज कर लोगे। आप उनको अपना कुछ समय भी दे देंगे ना, तो आपको पता नहीं आप कितनों की जिंदगी चेंज कर देंगे। इतना ही संदेश है मेरा। सब प्लीज अपने आसपास जितना काम कर सकते हैं, जितना लोगों को मिल सकते हैं, उतना कीजिए। बस बहुत बड़ा नहीं करने की जरूरत, छोटा छोटा भी करेंगे ना, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, उतना ही कर लीजिए बस। धन्यवाद आपने लोगों का बहुत पेन समझा, लोगों के पेन को दूर करने की आपने एक कोशिश की। आप अकेले चली थी, लेकिन आज देश के अलग अलग हिस्सों में आपके साथ टीम जुड़ी हुई है, वॉलेंटियर्स जुड़े हुए हैं जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये शो जिन जिन दर्शकों ने देखा वो भी इस कदम को आगे बढ़ाएंगे, इनिशिएटिव लेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से। बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों के साथ बात की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।